साहब आपने पिछले सेशन में बताया था कि 9/11 में आपको एक चांस मिला जी जी कि जी इंटरनेशनल फॉरेन कंसल्टेंट जो है ना वो नहीं अवेलेबल थे, तो आपको एक चांस मिला और फिर वहां से शायद आपकी जिंदगी में एक चेंज आ गया। बिल्कुल। तो ये हमें बताएं कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल कौन सी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया एज अ कंसल्टेंट। लेकिन कैसे आप देखते हैं जब आप इन ममालिक में जो इन्वायरमेंटल या ये तो हम यहाँ भी करते हैं, इंटरनेशनल भी यहाँ होता है, एक्चुअली जो कुछ ये रिकमेंड करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आप इस यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस देखते हैं? सर जरा हमारे नौजवानों को बताए ना, जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, क्या रास्ते हैं उनके लिए? मायूसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपको याद है डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब के साथ हमने सेशन किया था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे इन्वायरमेंट के, उनके एकेडमिक, उनकी करिकुलम में जो इनके इनपुट थी, उनकी रिसर्च वर्क के बारे में। लेकिन उसका एक दूसरा रुख भी था कि वो इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज में इन्वॉल्व रहे, गवर्नमेंट की बहुत सारे बोर्ड्स और बहुत सारे प्रोग्राम में मेंबर रहे, पाकिस्तान में रहे एज अ कंसल्टेंट। तो आइए ज़रा उससे आज बात करते हैं कि जो कंसल्टेंसी का फील्ड है उस पे का एक्सपीरियंस कैसे रहा। डॉक्टर साहब आपने पिछले सेशन में बताया था कि 9/11 में आपको एक चांस मिला जी जी कि जी इंटरनेशनल फॉरेन कंसल्टेंट जो है ना वो नहीं अवेलेबल थे, तो आपको एक चांस मिला और फिर वहां से शायद आपकी जिंदगी में एक चेंज आ गया। बिल्कुल। तो ये हमें बताएं कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल कौन सी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया एज अ कंसल्टेंट। देखिए, नेशनल तो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो था जिसको कोटरी स्टडीज कहा जाता है, जनरल मुशर्रफ के तौर पे बड़ा मशहूर। उसी में आपसे मेरी पहली मुलाकात भी हुई थी कंसल्टेशन के लिए, आपके ऑफिस में पेशावर गए थे। वो 2005-06 में चलता रहा, जिसमें वो इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ द 4 प्रोविंसेस बड़ा प्रोजेक्ट था। कोटरी स्टडी जो फेडरल फ्लड कमीशन ने बनाया 4 सूबों के लिए, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे बहुत लर्निंग का मौका मिला पाकिस्तान के हवाले से, 4 सूबों के हवाले से। ना सिर्फ इन्वायरमेंट का, बल्कि उसमें पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, वो सारे होके एक मेरा होराइजन इतना एक्सपेंड हुआ उसमें कि फिर मुझे रियल लाइफ उसमें पता चलना शुरू हुआ। तो उसके फौरन बाद ही फिर स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट वर्ल्ड बैंक ने पहला प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया। उसमें भी आपसे मुलाकात होती रही पेशावर में जाके वो वर्कशॉप की। तो वो प्रोजेक्ट था जिसमें मजीद इन डेप्थ जाके पॉलिसीज और उस लेवल पर काम किया। फिर ईएई की स्टडीज उसमें हुई शामिल। तो उसके बाद एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट आया एशियन बैंक का, यही डेवलपमेंट का वो। तो उसमें मैं इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट के तौर पर एंगेज हुआ, जहाँ से मैं एशियन बैंक की तरफ गया। पहले वो वर्ल्ड बैंक का था जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट का था। तो उसी के एक प्रोग्राम में यहाँ से यूएई से एक मिनिस्टर साहब आए हुए थे, उनके होटल में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे पता लिया और बात खत्म हो गई। तो 3 दिन के बाद वो यूएई पहुंचे और अचानक मुझे, मैं तो संडे मार्केट में शॉपिंग के लिए गया था, ग्रोसरी वगैरह, तो फोन आया कि कैन यू कम टू अबू धाबी। मैंने कहा बहन कि तुम्हारो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये एकदम कैसे, ना कोई वीजा ना कोई पासपोर्ट भी कैसे। तो मैंने उसको यही मुझे बात किया था, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। तो मैं घर पहुंचता हूँ कोई 2:30-3 बजे, गाड़ी आती है वैसी की यहाँ पे। वो मुझे कहते हैं जी पासपोर्ट दे दे अपना, आपका वीजा हमने वहां से प्रोसेस कर दिया, बस इसकी कॉपी हमें यहाँ दे दें और ये आपका टिकट है और रात की आपकी फ्लाइट है और आप अबू धाबी पहुंचे। मैं बड़ा हैरान हुआ। वहां गए तो उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि ऑन शोर नहीं था, ऑफ शोर था, और वो 5 प्रोजेक्ट थे कि जो ड्रिलिंग करनी थी उन्होंने। खासकर वो एरियाज थे जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया थे, और कुछ एरियाज ऐसे थे जो मौजूदा जो कुरान है, इनके वालिद जो थे शेख जायद, उनका एक वहाँ पवेलियन बना था, उनका बड़ा शौक था और उस कुरान से रिलेट करते वहाँ ये कोरल्स थे। तो कहते थे अल्लाह ने इसको कहा ना कि मरजान कुरान में, तो ये मरजान क्या है, इसको डिस्टर्ब मत करना। पेट्रोलियम सर्वे कहता था यहाँ के 120 बिलियन बैरल पेट्रोल है इसके नीचे, तो यहाँ से निकालना है और उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना, ट्रेंचिंग करनी। तो बहुत बड़ी टीम थी। तो उसकी भी यही टीम को मैंने लीड किया, जिसमें जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे और मुख्तलिफ थे। तो वो एक बड़े कामयाब हिस्से हुए और वहाँ पे उन्होंने दोनों काम किए। तो वहाँ से मुझे इंटरनेशनल हुआ। फिर उसके बाद ये बर्ड फ्लू का आता है, तो वो एफएओ ने मुझे यही पाकिस्तान में इंगेज किया था। फिर एफएओ ने ही मुझे वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, वहाँ भी जाके बड़ी डायमेंशन मेरी खुली, क्योंकि वो
जो उनका ईस्टर्न प्रोविंस है, वहाँ पर स्वीट वाटर जो है ये अरामको वगैरह ने उसकी पंपिंग की और पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन के लिए उसको यूज़ किया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म था, बजाय इसके कि आप सेलाइन वाटर को कर लेते, जिसके बाद वहाँ पर वाटर टेबल बहुत नीचे गया। और वही एरिया है ग्रीन सारा जो यमन तक जाता है, जहाँ पे सब्ज़े और बागात है सब। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि जो वाटर रिसोर्सेज को रिसाइकलिंग हो जाए, टर्शियरी लेवल की रिसाइकलिंग, ले ड्रिंकेबल ना भी हो तो पोर्टेबल में कुछ हो जाए। तो वो मैंने उसको लीड किया गया। वहाँ पे एक दो और मसाइल भी आए जो कि मजहबी तौर पर उलमा ने उसको चैलेंज कर दिया। खासकर वहाँ पे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अच्छी खासी कम्युनिटी जो है वो अहले तशी की है। उन्होंने उसको फतवा दिया कि ये पानी साफ तो है लेकिन पाक नहीं है, इससे वजू नहीं होगा, इसको कहीं कर नहीं सकते। तो वो एक दूसरा चैलेंज आ गया एनवायरनमेंट से हट के जो है ना। तो जो कि सुन्नी उल अकीदा थे उन वालों के नहीं ठीक है, ये सारा डिकम्पोज हो गया जो कुछ है, इसका भी यूज़, तो वो भी एक चैलेंज था। तो एक नया एक्सपीरियंस था। तो सेंट्रल एशिया में मुझे IFC जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनकी फाइनेंसिंग के श्रीनगर होटल्स पर है, वहाँ पे काबुल से स्टार्ट हुआ। मैंने जब इस्लामाबाद का उनका मुकम्मल किया तो फिर काबुल में उस वक्त उन्होंने रेनोवेट भी किया, उसको एक्सटेंड भी किया होटल को। वहाँ से फिर दुशंबे में बनाया, IFC फाइनेंसिंग थी। उसके बाद फिर एशियन बैंक ने ही मुझे वहाँ पर रिक्रूट कर दिया ताशकंद में। तो वहाँ भी 3 एरिया में प्रोजेक्ट थे। वहाँ एग्रीकल्चर से था कि उनकी जो सोवियत टाइम में एक ही था ना कि वो पोटैटो एंड वीट और प्लास्टिसिटी, उनकी सॉइल जो है वो डिग्रेड कर गई। तो सॉइल की रिवाइवल का उसमें प्रोजेक्ट था उनका बड़ा। तो उसमें भी एज ए इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की, जब बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक हो, IFC हो, एशियन बैंक हो, जो भी है, इनकी जितनी भी प्रोजेक्ट है आपको खुद अंदाजा होगा इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड उनका पहला उसमें होता है। कैसे आप देखते हैं जब आप इन ममालिक में जो इन्वायरमेंटल या ये तो हम यहाँ भी करते हैं, इंटरनेशनल भी यहाँ होता है, एक्चुअली जो कुछ ये रिकमेंड करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आप इस यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, अगर हम ऑन पेपर देखें रूल्स प्रोसीजर रेगुलेशन तो मेरा ख्याल है बहुत एडवांस है, जाहिर है वो तो। लेकिन मुझे खुद एहसास हुआ, खासकर सेंट्रल एशिया में भी, सऊदी में भी, UAE में तो 4 EIA करते हैं वो एक ही प्रोजेक्ट की। 4 EIA होते हैं, वो 4 कैसे? stages के। वो कैसे? पहला EIA होता है जिसको वो कहते हैं पॉलिसी एंड कंसेप्शन लेवल PIA, कि आपने एक आइडिया को कंसीव किया ना, जैसे हम स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है वो उसी को देखेंगे, वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। अगर वो वहां से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई तो फिर आप जाते हैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन पे, कि इसमें आपने क्या क्या डिजाइन होगा, उसकी क्या एक्टिविटीज होंगी। अगर वहां से आपकी क्लियर होगी फिर आता है आपका ऑपरेशन स्टेज। ऑपरेशन स्टेज पर उसके क्या क्या होंगे, खासकर वहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन के ज्यादा चल रहा है। ऑपरेशन भी हो जाता है जब वो कहीं भी वो एक कुआं उनका होता है, उसकी एक लाइफ होती है, ऑयल खत्म। फिर आती है डीकमीशनिंग स्टेज, जब आपने वहां से उखाड़ना है सब कुछ, उसका भी यही होता है। तो 4 यही होते हैं प्रोजेक्ट। तो वो बड़ा एक्सटेंसिव है और वो वाकई बड़ा स्ट्रिंजेंट भी है और बड़ा फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से UAE में इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशन जो है बड़े स्ट्रिक्टली अडहेयर हो रहे हैं। यहाँ पे कैसे आप देखते हैं, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आप खुद भी बिजी रहे हैं PIA में, एक जो कॉपी पेस्ट कंसल्टेंसी चली है, वो रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट और एक अप्रूवल NOC खाते उसमें हो रहा है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो वाकई चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक DN के साथ बहुत काम किया, ये श्रीनगर गुड्स होटल के, इनमें वाकई रहा कि जो इनपुट दिया उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। अदरवाइज से बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट हाफ वे होता है, या बाद जगह तो सिर्फ वो EPA से नोटिस आता है, प्रोजेक्ट पता लगता है कि तकमील पे पहुंचा हुआ है कमेंसमेंट से पहले। तो इस तरह हो रहा था। अदरवाइज यहाँ तो वो एक कागजी कार्रवाई के तौर पे किया जाता है मोस्टली। कोई इम्प्रूवमेंट आपके जहन में? इम्प्रूवमेंट हुई है, सजेशन कैसे हाँ, हो सकता है? उसमें हुई है थोड़ी सी, क्योंकि एक तो रिसर्च बेस अगर हो जाए ना, जो कि बुनियादी EIA जब किया जाता है तो उसकी एक इकोलॉजिकल बेसलाइन सर्वे होता है, जिसकी बेसलाइन से डिविएशन ही को हम कहते हैं इम्पैक्ट, जो असेस करते हैं। तो जब हमारे पास बेसलाइन ही स्टेब्लिश नहीं होती तो इम्पैक्ट तो हम डिटरमिन कर ही नहीं सकते, तो वहीं पे टेक्निकली नॉकआउट हो जाता है वो। उसमें यह कि अगर टेक्निकल लोग आए और इसको रिसर्च बेस्ड करें, और EPA की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसमें भी आपको पता है लिमिटेशंस है। हमारे EPA जितने भी रहे फेडरल से लेके प्रोविंशियल, अब थोड़ा सा भी बेहतर हुआ, पंजाब में खास इंस्पेक्टर्स वगैरह हुए, बड़ा लिमिटेड स्टाफ होता है। तो जो हमारी पोस्ट EIA अप्रूवल उसमें नाअहली तो नहीं कह सकते, लेकिन
कैपेसिटी ही नहीं है वहाँ पे कि कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ भेजेंगे, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, पहले तो आपने भी देखा होगा, महीने में एक आता कोई, मैं रिव्यू करता रहूँ फेडरल के, तो आसिफ शुजा साहब थे, जहुल इस्लाम साहब थे, जी तो कभी कभार एक रिपोर्ट आती है, बड़े आराम से बैठ के जैसे थीसिस करते हैं, बड़ा अच्छा इनपुट देते थे। उसके बाद काम बड़ा तेज हुआ कि हर हफ्ते में एक दो अनिल की, मैंने उनसे कहा कि वही इतना तो नहीं कर सकते, तो उसमें फिर ये हुआ कि कॉपी पेस्ट सिलसिला बहुत ज्यादा हमारे चला, तो वो कार्रवाई उसमें रही। थोड़ा सा अगर हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, और एक जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स हमारे सारे बहने ने, इनकी कोई एक्रेडिटेशन का सिलसिला होना चाहिए। जो ईपीए लेवल पे 2002 में मुझे याद है कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव हुआ था फेडरल ईपीए में हमारे यहाँ। वो जो डच प्रोजेक्ट था हाँ, उसके तहत एक ड्राफ्ट सा बना था। ड्राफ्ट सा बना था, मुझे याद है। उस पर जो थे मिनिस्टर साहब मेजर ताहिर इकबाल, उनके पास भी गए, आसिफ साहब उस वक्त डीजी थे, वो अभी तक मेरा ख्याल है कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स जो है ना वो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट के तौर पे। आपका एक्सपीरियंस ये नेशनल इससे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? जी जी जी, वो भी इस तरह है कि ये 2011 में नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में जरा हमारे व्यूज पता है ना, ये क्या करते हैं, क्या फंक्शन है इनका? देखिए, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी जो हमारा इंस्टीट्यूट अथॉरिटी है, तो हाँ ये जो दुनिया का एक इदारा है ना, आईएसओ, हाँ वो 1947 में ही बनता है जब पाकिस्तान बना है, ISO। और पाकिस्तान 1951 में इसका मेंबर बना है। अच्छा अच्छा, अब वो पाकिस्तान की स्टेट उसमें मेंबर नहीं होती, हर एक स्टेट कंट्री ने अपना एक कोई डिपार्टमेंट उसको नॉमिनेट किया होता है, जिसको डेजिग्नेटेड बॉडी कहते हैं, एनडीए, नेशनल डेजिग्नेटेड, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए हमने किया। तो पीएसक्यूसी को किया गया, इसके मुख्तलिफ नाम होते रहे, कभी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में जाता रहा, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाता रहा, इधर उधर फिरता रहा। अब कुछ स्टैब्लिश हुआ है, अब हमने एक पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल भी बना दी पिनैक के नाम से, जो की एक्रेडिटेशन करती है। इनका बेसिकली काम ये होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दुनिया में आ रहे हैं उनको हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, उनको इंडिजिनाइज करके, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो शायद हमारे सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज में शायद एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, तो हमें उनको कस्टमाइज करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन उसमें भी यही हुआ कि हम बहुत पीछे रह गए, खासकर प्रोडक्ट की तरफ गए हम इंडस्ट्री में कुछ हो गए, और यहाँ भी आके अभी भी देखें ना हमारे स्टैंडर्ड, आप बाजार में चले जाएं, आप 10 चीज़ें खरीदें इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोई उसका जो शू है वो आपको 10 तरह के मिलेंगे, कोई 2, कोई 3, कोई चपटा, कोई स्टैंडर्ड नहीं। घर में आके आपकी सॉकेट जो है बाज़ दफ़ा अडाप्टर लग रहा है, कहीं जा रहा है, अभी तक हम ये चीज़ें नहीं कर सके स्टैंडर्ड, जबकि बाहर के मुल्कों में जाए, पूरे यूरोप में जाए एक यूरोपियन प्लग मिलेगा, यूके में जाए वही 3 पिन उनका आज तक चल रहा है, वहाँ से कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो हम तो इस लेवल पे प्रोडक्ट नहीं कर सके, हालांकि अब ये हमारे कोई इम्पोर्टेंट नहीं, सारे बन रहे हैं सॉकेट्स हमारे, क्योंकि चाइनीज आ रही है, मुख्तलिफ आ रही है, तो मल्टीपल चाइनीज ने ये किया कि अब जो आ रही है सॉकेट उनमें वो मल्टीपल टाइम रहती है कि हर तरह का फिट हो जाता है। तो इसी तरह अब आपने देखा होगा बेशुमार हमारी जो फूड प्रोडक्ट्स, इवन जैसे पानी की बोतल है ये जो बिक रही है हमारे बाजार में, उस पर एक पीएसक्यूसी का सामान झंडे में टिक लगा हुआ है, बस वो एक रेवोल्यूशनेशन का सिलसिला है, उनकी फीस होती है, वहाँ दे रहे हैं सारे। उनके भी यही मसला रहा जो कैपेसिटी का था एक्रेडिटेशन के लिए जाने का, तो उसका काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने सालों में 1951 से आज इतने साल हो गए, उस लेवल पर स्टैंडर्डाइज कर नहीं सके अपनी चीज़ों को। आप कोई प्राइम मिनिस्टर का ग्रीन यूथ प्रोग्राम है क्या? जी जी, ये बारे में जरा बताएं ना हमारे नौजवानों को, क्या है? बुनियादी तौर पे एक प्रोग्राम जो 2018 में शुरू हुआ था, पीटीआई गवर्नमेंट थी जिस वक्त, कामयाब जवान के नाम से, उसी में एक PC1 था, और उसमें पहले तो प्लान उसका ये था कि जैसे हर साल कॉप होती है कि इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए और एक उनका वफद सा बना के ना एडवांस कंट्रीज में विजिट पे भेजा जाए। उसका कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि कितने बच्चों को आप भेज देंगे और वो भी वहाँ जाके वो सैर तफरी है या किसमें जाएंगे। तो बाद में जब ये दरमियान में जो गवर्नमेंट आई थी PDM, उसमें उसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कर दिया गया। फिर उसके PC1 में एक अमेंडमेंट्स की गई, तो फिर ये कहा कि आप इसके अंदर एक कंपोनेंट है, उसको हम कहते हैं ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब, जिम क्लब। वो इस वक्त 137 यूनिवर्सिटीज में HEC के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, और प्लानिंग मिनिस्ट्री बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज वगैरह के साथ मिलकर, ब्रिटिश काउंसिल ने थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इनपुट दिया, और उसमें 5 थीमेटिक एरिया उन्होंने सेलेक्ट किए। मसलन KP में बच्चे हैं, और ये कश्मीर में GB में है तो इको टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, कराची में
लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट वगैरह एनर्जी का। बलूचिस्तान वालों में उन्होंने रखा है वाटर कंजर्वेशन उसके वाले से, तो ये एनर्जी का था पंजाब में दिया। तो ये 5 थीम इसकी बनाई थी और क्लब्स में इनके बनाए 137 यूनिवर्सिटी में, उनको 2-2 लाख रुपए सालाना 3 साल तक जैसे हुआ है वो उनको एक फंड्स दिए गए जिसमें क्लब्स को उनके बकायदा इलेक्शन करवाए गए, मोटिवेट किया गया। उसमें ये नहीं था कि वो एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे होंगे, उनका लिए वो ये था कि एवरीबडी एनवायरमेंट जो है सबको इन्वॉल्व करें और उसमें उनके मुख्तलिफ किस्म के तो आपका उसमें क्या रोल रहा? मैं उसकी टेक्निकल कमेटी का कन्वीनर हूँ। अच्छा। फिर दरमियान में स्टीयरिंग कमेटी थी उसकी, जब ये गवर्नमेंट ट्रांजिशन में रही थी उसको भी मैं एक्टिव तौर पर उसमें देखता रहा। तो उसमें जो प्रोजेक्ट प्रपोजल बच्चे बना के भेजते थे तमाम यूनिवर्सिटीज में किसी को इवेंट करना है, वो टेक्निकल कमेटी थी हमारी, उसमें हम इवेलुएट करते थे उनको। तो उसके अभी एक और भी इनिशिएटिव लिया था जिसमें कुछ अभी सही हो नहीं सका, प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेज होनी थी 5-4 सूबों में और एक यहाँ पे, वो सिर्फ कराची में शायद हो सकी है। उनमें भी यही थीम थी कि सारे मुल्क से आते हैं और वो बहुत सारी जगह, एक दफ़ा पहले भी हमने बलूचिस्तान में सब कुछ प्लान कर लिया था, उसका काकड़ साहब थे वज़ीर आज़म। वो फिर अवेलेबिलिटी उसमें ये रहा कि प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम है तो प्राइम मिनिस्टर शुड लॉन्च इट, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? प्राइवेट सेक्टर में ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है उनका भी काम मोस्टली ये होता है कि जिसको हम डंक टपाव कहते हैं ना, काम चलाए बस जैसे भी है। लेकिन वो जो इनपुट दे के अगर इम्प्लीमेंट करें वो उतना नहीं, लेकिन कहीं अच्छा भी रहा। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस ये जो उसके साथ जो सरीना होटल्स है इनके साथ मैंने बहुत तवील अर्सा काम किया है। तो ये वाला जब नया बना सबसे मॉडर्न होटल, कोयटा वाला और फैसलाबाद वाला पहले से बने हुए थे, तो जो यहाँ पे मॉडर्न प्लांट्स लगे जिसमें इनको शुरू में ये कहा गया कि एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से क्या फ़ायदे होंगे और ये वाटर कंजर्वेशन के क्या फ़ायदा होंगे। जब एक बच्चों का मैंने 3 बच्चियाँ थी, उन्होंने प्रोजेक्ट इनका किया यहाँ इस्लामाबाद सरीना होटल पे, और उसमें इम्पैक्ट नज़र आया कि जी आपकी वॉशिंग कम करने से, उनकी इस्त्री करते हैं उसके कम करने से बिजली बचेगी, और कहाँ कहाँ प्लास्टिक को आप रिड्यूस करेंगे। तो साल का वो एक सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था 5 महीने का, तो 5-6 महीने का इम्पैक्ट निकाल के दिखाया कि इसमें से अच्छा खासा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है। तो देन दे रियलाइज कि अगर हम इसको वाकई करें और तमाम यूनिट्स में करें, तो फिर इन्होंने बाकायदा एक सीड प्रोग्राम शुरू किया सोशल एनवायरमेंट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के नाम से। तो जितने भी सरीना की यूनिट है वर्ल्ड वाइड उनमें इन्होंने उसकी इनिशिएटिव लिया। डॉक्टर साहब जरा हमारे नौजवानों को बताए ना, जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, क्या रास्ते हैं उनके लिए? मायूसी है? नहीं, मायूसी नहीं, रास्ते बहुत है इस वक्त भी। मैं अगर अपने ग्रेजुएट्स थोड़ा सा जरा उनको तो हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स इस वक्त जो यंग बच्चे BS के भी, MS के भी, कुछ PhDs भी है सऊदी अरब में, UAE मिडिल ईस्ट में, काफ़ी इस बारे में मेजोरिटी हमारे बच्चे वहीं पे और पर्टिकुलरली KP से हैं सारे। और उसमें यह है कि मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपने इन्वायरमेंटलिस्ट बनना है ना, तो सबसे अहम चीज़ है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आप कहीं से आप गुजर गए तो ये नहीं कि बस आपने देख ला ऐसे की जैसे, उसको थोड़ा सा क्रिटिकल उसमें देखें। और उसके बाद दूसरी जो है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, जब आप ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस लाएंगे कुछ ना कुछ आप अच्छा बुरा कोई रिजल्ट आप निकालेंगे। जब ये वाली क्वालिटीज आपके अंदर आएगी ना, तो फिर मार्केट में भी आप चीज़ बता सकेंगे। थियोरेटिकल बुकिश नहीं रहेंगे आप, ये किताब में पढ़ा था, जरूर देखें किताब में मैंने ये पढ़ा था, लेकिन जब मैंने बाहर देखा है कि ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आया है। मुख्तलिफ क्यों है, क्या फैक्टर थे? किताब में शायद एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो, लेकिन जब वो फील्ड में इन रियल लाइफ है तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई इकोनॉमिक, कोई कल्चरल, तो उससे थोड़ी सी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा, और ख़ासकर आपने जो आखिर में अपने नौजवानों को बताया कि ऑब्जर्वेंट रहें और एनालिटिकल रहें, मुशाहिदा करें चीज़ों का और फिर उसको अपने जहन में एनालाइज कर ले, तो तभी जो है ना आगे आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।